नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से जुड़ी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। बैठक में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन लगातार चल रहा है कि किस तरीके से जीत हासिल की जाए। 3 तस्वीरें आपके सामने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शिरकत कर रहे हैं। एजेंडा मोटे तौर पर 2022 का विधानसभा चुनाव और उन राज्यों में सबसे अहमियत रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा यानी 2024 के लिहाज से भी 80 सीटें हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो मिशन 2022 के लिए आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता शामिल हैं। ढोल नगाड़ों के रणभेरी ने साफ कर दिया कि सत्ता के सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है और अब बारी है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विजयी रणनीति का शंख फूंकने की। तस्वीरें दिल्ली के एनडीएमसी सभागार की हैं, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार तैयारी की। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य और तमाम उपलब्धियों के कटआउट हर तरफ लगाए गए। पीएम मोदी के आते ही ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा एनडीएमसी सेंटर उत्साह से भर गया। पीएम मोदी का स्वागत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और उनके साथ आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी प्रदर्शनी को देखा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ छठी व्रत महिलाएं भी आई थी। उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी शामिल है और यूपी चुनाव में जीत हिंदुस्तान की सियासत की दिशा और दशा तय करती है। 2022 की शुरुआत में ही जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर शामिल हैं और पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। माना जा रहा है कि बैठक में चुनाव प्रचार अभियान के ब्लूप्रिंट पर मोहर लगेगी और हालिया उपचुनाव के नतीजों को देखकर चुनावी रणनीति तैयार होगी। हाल के उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। ऐसे में बीजेपी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में हार के कारणों और पार्टी के मसलों को लेकर भी मंथन कर सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी अगले साल के अंत में चुनाव होना है। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस बैठक को कवर कर रहे हैं। विकास, मोटे तौर पर विधानसभा चुनाव इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य एजेंडा, लेकिन इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा नजर क्या उत्तर प्रदेश पर? निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा नज़र जो है उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता से आप बात करो, खासतौर पर अमित शाह ने ये बयान दिया कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश को 2022 में जीतना बहुत ज़रूरी है। और राजनीतिक गलियारे में ये मुहावरा भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय ही नहीं, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पहले से ही झोंक दी है। अब रहा सवाल कार्यकारिणी की बैठक की अगर बात की जाए, तो वैसे अगर बीजेपी के संविधान पर नज़र डालें तो कार्यकारिणी की बैठक हर 3 महीने पे इनकी होती है और उनके संविधान में है। लेकिन 2019 के बाद से कोई कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई थी। अभी नव गठित कार्यकारिणी की पहली बैठक है एक तरीके से, जो जेपी नड्डा ने गठित की थी। तो उस बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव आया है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही पेश किया है और योगी आदित्यनाथ को भी वर्चुअली जुड़ना था, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव को पेश कराने के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और उन्होंने पेश किया और 6 लोगों ने उस पर भाषण दिए। बाकी लोग उस पर अपने लिखित बयान
दिए हैं, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई है। खास तौर पे जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उस पर विस्तार से बात इसमें की गई है। मोदी सरकार की विदेशों में जो उपलब्धि है उस पर विस्तार से चर्चा की गई है, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनको भी राजनीतिक प्रस्ताव में विशेष जगह दी गई। लेकिन जो संगठन की बात की अगर बात करें तो उस पर चुनाव की तैयारियों पर यहाँ विशेष चर्चा हुई। एक दिवसीय बैठक है, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के है कि वहां संगठन का विस्तार और किस ढंग से किया जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके, किस तरीके से बूथ समितियों का गठन हो जाए, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो जाए, संगठन का विस्तार कैसे हो, प्रधानमंत्री की बातें हर घर तक किस तरीके से पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि तैयारी तो सभी राज्यों के चुनाव की है, लेकिन वो केंद्र में उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश ही केंद्र में है, जैसा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ बड़े रणनीतिक बदलाव की उम्मीद भी की जा सकती है विकास यूपी के लिए? ये देखिए, रणनीति की बदलाव की बात की जाए तो पहले तो रणनीति कार्यकारिणी में इन्हें तय करना है, उस ब्लूप्रिंट पे मुहर लगा दी जाएगी। उसके बाद जब पार्टी के जो आला वरिष्ठ नेता होते हैं, इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या महासचिवों की बैठक होती है, तब उसमें ये रणनीति को कैसे जमीन तक उतारा जाए उस पर उनकी चर्चा होती है। आज जो एक रणनीति संगठन को लेकर के बनाई गई कि जेपी नड्डा ने समय तय कर दिए हैं कि 25 दिसंबर तक सभी बूथ समितियों का गठन कर लिया जाना चाहिए और 25 दिसंबर तक बूथ समिति गठित हो जानी चाहिए। साथ ही एक और तिथि उन्होंने तय की कि 6 अप्रैल 2022 तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। तीसरे कि अगले 6 महीने तक सभी बूथों पर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी लोग सुन सकें। तो संगठन के लिए 3 चीजें यहां पर तय की गई। अगर इन 3 चीजों पर विस्तार से अगर निगाह डाली जाए तो बीजेपी पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, आवास प्रमुख, इस तरह की संरचना बनाकर ही चुनाव जीतने के लिए जानी जाती है। तो अब बीजेपी की कोशिश है कि अप्रैल माह तक किसी तरीके से सभी बूथों तक अपनी स्थिति मजबूत कर ले जाए, बूथ समिति को नियुक्त कर दिया जाए, बूथ अध्यक्ष नियुक्त हो जाए, और बूथ अध्यक्ष से भी नीचे जो पन्ना प्रमुख की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि अगर वोटर लिस्ट में 20 पन्ने हैं तो एक एक पन्ने का अलग अलग प्रमुख बनाया जाएगा। वो उतने ही लोगों पर, उतनी ही घरों पर वो ध्यान देगा। तो इस तरीके की संरचना बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों को चुनाव को जीता जा सके। साथ ही ये भी तय हुआ है कि जो भी मोदी सरकार के कामकाज हैं उनको जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, खुद प्रधानमंत्री मोदी की बात को जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसके लिए 6 महीने की अवधि तय की गई है कि सभी बूथों पर यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को लोग सुने। तो संगठन के लिहाज से बाकी प्रस्ताव में तमाम बातों को शामिल किया गया है और वो प्रस्ताव में शामिल जरूर है, लेकिन अगर उस पर आप निगाह डालें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि उन मुद्दों को शामिल किया गया है जिन मुद्दों को बीजेपी चुनाव में लेकर के जाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इस बैठक का क्या कुछ मतलब उत्तर प्रदेश के लिहाज से है ये समझाने के लिए। कार्यकारिणी की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मोदी जी को आभार प्रकट किया। मित्रों, ऐसे ही दलित मित्रों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासी वंचित वर्गों के बारे में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और अनेक भावना की चीज लिया गया है जो अतीत में सरकारों ने, जिनके हाथ में सरकार रही, वो सारे प्रमाण भी है उन्होंने क्या किया और पिछले 7 साल में क्या किया गया। चलिए अब बात करते हैं यूपी को लेकर योगी के मास्टर स्ट्रोक की। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार प्रदेश के करीब 2 करोड़ बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स के खाते में 1,101 रुपए डालेगी। इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के माता पिता बच्चों के यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कर सकते हैं। अब तक टेंडर के जरिए यूनिफॉर्म की खरीद होती थी, उसे बच्चों को दिया जाता था। इस बार पैसा सीधा पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। चुनावी माहौल में योगी सरकार का हर एक फैसला और कदम यूपी में 2022 की सियासी बिसात पर शह और मात का दांव है। ऐसा ही एक बड़ा फैसला है यूपी में बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर।
योगी सरकार अब बेसिक स्कूलों के छात्रों को स्कूल ड्रेस और बैग खरीदने के लिए उनके माता पिता या अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर करेगी। 1,80,00,000 इन सभी बच्चों को अगर इस धनराशि को उन परिवारों को सौंपे और उन परिवारों को अपने पालियों को अच्छी यूनिफॉर्म बनवाने, बैग बुक्स या शूज स्वेटर खरीदने के लिए उस धनराशि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अच्छी स्थिति हो सकती है। और जो भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षा विभाग पे लगता है या जो अन्य आरोप लगते हैं, इनसे भी बचा जा सकता है। बच्चों के अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट पहुंचे 1100 रुपए की राशि से वो बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे, स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी खरीद सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि यूपी के बेसिक शिक्षा के तहत आने वाले स्कूलों के 1,80,00,000 बच्चों को इस फैसले से सीधा फायदा होगा। दरअसल इससे पहले बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी। स्वेटर या जूते ठंड बीतने के बाद मिलते थे। अब सीधे पैसा आने से बच्चे पूरी ड्रेस खरीद सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कदम छोटा हो या बड़ा, चुनावी दौर में हर फैसले का अपना टारगेट होता है। 1100 रुपए की राशि मामूली नहीं है, पर यह राशि क्या स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और जूते मोजों के लिए पर्याप्त होगी, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है तो अखिलेश यादव अपने बयान पर कायम है। बीजेपी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले जिन्ना पर छिड़ी जंग का क्या सियासी असर होगा, समझते हैं। यूपी में खदेड़ा हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। महापुरुषों पर नामछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं। अब यूपी में खदेड़ा हो गए। यूपी की जंग में जिन्ना वाला रंग अभी भी कायम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जिन्ना को लेकर खुद के बयान पर जमे रहने की बात कही है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना में सियासी स्कोप देखने वाले अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को नसीहत दी है कि उन्हें इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए। आपके बयान को बार-बार यही राजनीति के लिए उसको चलाया है, कई जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान के बंटवारे के सूत्रधार जिन्ना अगर जिंदा होते तो शायद इस प्रेम को देखकर अघा जाते कि कैसे डायरेक्ट एक्शन के दाग वाले जिन्ना पर यूपी का समाजवाद न्यौछावर हुआ जाता है। पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिन्ना को गांधी, पटेल और नेहरू के बरस खड़ा कर देना क्या वाकई ठीक है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है, लाखों लोगों का पलायन याद आता है, हजारों लोगों की मौत याद आती है, मां बहनों के साथ अत्याचार याद आता है। जिन्ना इस देश के लिए नायक नहीं, हमेशा खलनायक। यूपी में खदेड़ा हो गए। राजनीति की अगर थोड़ी भी समझ किसी को है तो वो बखूबी समझता है कि जिन्ना प्रेम में समाजवादियों का वोट गेम क्या है। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे और उनसे
ने पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करो। अखिलेश को लगता है कि जिन्ना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त उनकी झोली में गिरा सकता है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 18 से 20% है। इस वोट बैंक का असर 143 सीटों पर है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 20 से 30% है, जबकि करीब 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और यही वजह है कि मुस्लिम यादव गणित से अपनी सत्ता का वनवास खत्म करने में लगे अखिलेश ने इतिहास के पन्नों से जिन्ना को निकालने में गुरेज नहीं किया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मुद्दा सिर्फ अखिलेश का जिन्ना प्रेम भर नहीं है, और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि जिन्ना के जरिए यूपी के मुसलमानों को जिन्ना के विचारों के साथ खड़ा कर देने का भी है। सवाल यह है कि जिन्ना की तारीफ कर क्या अखिलेश उनके विभाजनकारी और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के पक्ष में खड़े होते हैं। यूपी चुनाव में मुस्लिम इतने जरूरी क्यों हैं, ये भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए जरा उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक आधार पर वोटर्स हैं उनकी स्थिति क्या है। ये आंकड़े हम लगातार आपको पहले भी बताते रहे। लगभग उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू आबादी है, लगभग 20% मुस्लिम आबादी है, या कहिए 19% जो बाकी हैं वो लगभग 1% के आसपास, यानी मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है। 70% सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 20 से 30% हैं। अलग अलग सीटों की संख्या इसी तरीके से लगातार हम आपको बताते हैं कि कितनी सीटों पर मुस्लिम वोटर की हिस्सेदारी कितनी है। 2017 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीएसपी ने 97 उम्मीदवार उतारे थे, मुस्लिम 5 जीते थे। अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति आपको दिखाएं तो समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे थे, उनको भी जीत मिली थी। ये रामपुर सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर 57% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यानी मुस्लिमों को अगर साधा रामपुर में तो जीत पक्की है। पूर्वांचल की बलरामपुर सीट एक उदाहरण के तौर पर है, जहां पर 37% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। लिहाजा पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन अजदुद्दीन फैक्टर जिसकी चर्चा लगातार हो रही है उसको भी समझाते हैं आपको। 2017 में एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 38 की 38 सीटों पर उनको हार मिली थी और 37 सीटों पर तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2012 में 59% जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया था। इस तरीके के आंकड़े लगातार सामने आते रहे हैं। 2002, 2007, 2012 और 2017 के ये आंकड़े हैं जब 44, 57, 68 और 25 मुस्लिम विधायक पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।